एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और जैसे को आपको पता है कि आज वो मुद्दा जो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है, किसान आंदोलन जो 63वें दिन हुआ और 62वें दिन पर किसान आंदोलन के नाम पर एक ऐसा दाग लगा है जिसको धो पाना उतना आसान नहीं होगा। और सरकार और किसान आंदोलन दोनों के अपने अपने दावे हैं। तो इसी मुद्दे को समझने के लिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक शानदार पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं धजे खारी जी, जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं नरेश पंत जी, जो सुदूर पहाड़ से मौजूद हैं, फ़ोन पर मेरे साथ हैं। नरेश पंत जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं सुजाता पॉल जी, मीडिया का जाना माना चेहरा। आपका भी बहुत स्वागत है सुजाता जी। मेरे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर हैं दिल्ली से, जो बड़ी मेहनत से कवरेज करते हैं, पिछले 2 दिन से लगातार हमारे साथ हैं, जैद अंसारी जी। आपका भी स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। जैद, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। कल दिल्ली के दामन पे जो दाग लगे हैं, किस तरह धो पाएंगे उसे दिल्ली वाले? जैद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ, दिल्ली का दामन जो दागदार हुआ है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है? जी, ये जो दिल्ली का दामन दागदार हुआ है, सही सवाल है। और इसके अंदर कौन उसका जिम्मेदार होगा, इस बात को कहना तो अभी सर पूरी तरीके से देखिए, कहने के लिए तो अभी जो किसान नेता लोग हैं उनका भी कहना यह है कि जो मतलब जो आंदोलनकारी थे और जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर उनका कोई इससे लेन देन नहीं है। और ना ही वे इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, ना ही वे इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे। इस बात को कह करके जो किसान नेता है उन्होंने अपना पल्ला साफ कर लिया है और इस बीच वो कुछ भी नहीं कहना चाहते। उनका कहना है ये जो भी आए थे, जहां से भी आए थे, जैसे भी आए थे, ये लोग बाहर के थे और ये कोई हमसे रिलेटिव नहीं थे। जी जी, चलिए जैद, आप बने रहिए, मैं आपके पास जैद बाद में आऊँगा। अभी मेरे साथ सुजाता पॉल मौजूद हैं, जो नमस्कार जी। इनको बहुत तरीके से देख रही हैं इस मुद्दे को। तो मेरे साथ सुजाता पॉल मौजूद हैं। सुजाता जी, दिल्ली के दामन पर दाग लगे हैं, कितना आसान होगा धोना और कौन जिम्मेदार है? दिल्ली के दामन पे नहीं, देश के ऊपर दाग है। और ये दाग लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी बहुत चीख चिल्लो पुकार करती थी। सत्ता में आने के बाद इन्होंने दिखा दिया कि ये सत्ता नहीं संभाल सकती। गृह मंत्री कहां है? गृह मंत्री के रहते हुए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कोई पहुंच जाते हैं, और तो कोई नहीं, बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं लाल किला, और लाल किले पर एक झंडा फहरा देते हैं। उसमें जो सबसे सामने दिखता है वो है दीप सिद्धू, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने सनी देओल, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसके इलेक्शन को मैनेज किया था 2019 में। तो बहुत पुरानी बात नहीं है। उसकी तमाम तस्वीरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सुजाता जी, आपके पास है। डिटेल में आऊंगा, ओपनिंग कमेंट्स है, डिटेल में बात करेंगे इस मुद्दे पर। मेरे साथ बीजेपी नेता धजे खारी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। धजे जी, आखिर क्या हुआ? इतना शांतिपूर्वक आंदोलन था और उसमें असामाजिक तत्व घुसाए और जिम्मेदारी आपकी बन रही है। जैसे सुजाता पॉल जी सीधे कह रही हैं कि बीजेपी की नाकामी है दंगे होना दिल्ली में। देखिए, बीजेपी की नाकामी, इनका कहना मुझे ये पता नहीं किस विचारधारा को लेकर कह रही है। बाकी मैं तो ये कहूंगा जी, ये गवर्नमेंट ने रोड मैप तैयार करके दिया था किसानों को। जी जी जी, उसके बावजूद बैरिकेडिंग तोड़ने का काम किया गया। जी, देश की अस्मिता को शर्मसार करने का काम किया गया। जी, लाल किले की प्राचीर पर झंडा, जहां पर सन 1947 के बाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उस जगह पर पूरे राष्ट्र को अपमान करने का काम किया गया या खालिस्तानी झंडा फहराने का काम किया। उपद्रव देखिए किस तरह का उपद्रव, ये देश को शर्मसार करने का काम हुआ। बिल्कुल धजे खारी जी, मेरे साथ बिल्कुल ओपनिंग कमेंट है। धजे जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नरेश पंत एडवोकेट मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मैं उनके पास जाऊंगा। नरेश जी, आपको कैसा लग रहा है? दिल्ली का जो एक आंदोलन था वो 62 दिन बिल्कुल शांतिपूर्वक चला, लेकिन 26 जनवरी के दिन वो उग्र प्रदर्शन हुआ और दिल्ली के दामन पर दाग लग गए। कौन है जिम्मेदार?
त्यागी साहब, मैं ईमानदारी से कहूंगा जी कि जितने वक्ता इस आंदोलन पे भाषणबाजी करते रहे हैं, जी जिन्होंने किसानों को उकसाया है, जी किसानों के बीच में बैठकर देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र करा है, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए। और एक आपको मैं ये सुनाता हूँ, जी जिसको न निज गौरव निज देश पर अभिमान है, जी वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। जी बिल्कुल। आज गुस्से से हिंदुस्तान का हर नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इनको दंडित करें। बिल्कुल। तो देखिए ये 26 जनवरी को ये काला दाग, जी अन्नदाता, जी कुछ नेता तो वहां पर जाकर ये भी बोल रहे थे जी कि किसान खेत में मर रहा है, किसान सड़क पर मर रहा है और उनके बेटे सरहद पर हैं। जी क्या मैसेज था ये? जी ये क्या मैसेज था? तो मेरा ये कहने का मतलब है जी कि ये एक बदनुमा दाग है, बिल्कुल, इसकी जितनी भर्त्सना करो उतना कम है। बिल्कुल। नरेश जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। मेरे साथ दिल्ली से सीधे हमारे चीफ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। जैद, आज आपने पूरा दिल्ली में कवर किया, देखा तो माहौल क्या था? क्या कल जो वहां पर हिंसा हुई थी उसका कोई असर देखने को मिल रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं नरेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, जो अभी नरेश जी कह रहे थे जिन्होंने किसानों को मतलब उकसाया है। जी हाँ, मैं नरेश जी को बताना चाहूंगा, हमारी किसानों से बराबर बातचीत जारी है और बराबर उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन किसानों का चीख चीख करके यही कहना है, बार बार यही कह रहे हैं किसान कि उन्हें किसी ने नहीं उकसाया, वे किसी के उकसाए में नहीं है। और अगर उन्हें उकसाया है जी जी, और अगर उकसाया जा रहा है तो फिर वो किसान थे क्या जो लाल किले के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा रहे थे? किसान तो साफ मना कर रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे, बताया जा रहा है। जी, किसानों ने साफ कह दिया कल भी कि उन्हें कोई उकसाया नहीं जा रहा, वे किसी के उकसाए में नहीं चल रहे। अभी किसान शांत माहौल में बैठे, अपने अपने बॉर्डरों पे बैठे, अभी कोई कल जैसे कोई परेशानी नहीं सामने दिख रही है, तो कल क्यों? अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आज की जो सुबह है दिल्ली की, आपने पूरा दिन देखा, तो कल का जो असर है वो कहीं नजर आ रहा है या दिल्ली उसी तरह अपनी उसमें जा रही है? कोई लोग सिस्टम से सब अपने काम कर रहे हैं, कोई असर तो नहीं है ना कल की हिंसा का? नहीं, अभी कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा। कल की हिंसा को लेकर के बहुत अच्छे से रोड खुले हुए, बाकी आवाजाही बराबर चालू है दिल्ली में। जी जी जी। अच्छा, पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस ज्यादा बढ़ी है या पुलिस की जो जैसे कि जी 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 जैद, बिल्कुल जैद, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं चलूंगा सुजाता पॉल जी के पास। सुजाता जी, क्या कहिएगा? नरेश पंत जी भी कह रहे हैं कि किसानों को भड़काया गया है और वो सारे नेता जिम्मेदार हैं जो किसानों के पक्ष में बात कर रहे थे। मैं तो इनसे ये जानना चाहती हूँ कि इनको कैसे भड़काया जाता है। अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए किसानों की उम्र को देखकर कुछ अदब से बात करी जाए तो बेहतर होगा। किसी को कोई भड़काता नहीं है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको भड़का दिया किसी ने और वो भड़क गया। अगर ऐसा होता तो 63 दिन के बाद भी किसान वहीं पे बैठा है जहां पे पहले दिन बैठा था। अगर कोई नहीं है तो वो है दीप सिंधु। दीप सिंधु जो भाग गया और दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से। इन्हें तो शर्म नहीं आई, इन्होंने ये नहीं पूछा कि देश के ऊपर, देश के दिल पे, दिल्ली पर ये बदनुमा दाग लगाने वाली दिल्ली की पुलिस किसके तहत आती है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्री कहाँ है? गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे देश कैसे संभलेगा? वो तो दिल्ली नहीं संभाल सकते। सरहद कैसे संभलेगी जब दिल्ली की सीमाओं को नहीं संभाल सकते? इसलिए सोच समझ के इनको बात करनी चाहिए। किसी ने भ्रमित नहीं किया हमारे किसान भाइयों को। किसान भाई जहां पहले दिन थे वहीं पर आज है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी है। आप याद करके देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पूरी सुई जो है वो पंजाब के किसानों की तरफ घुमाना चाहती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, वहां पे इन्होंने रोकने की कोशिश करी।
तमाम तरह के हथकंडे अपनाए मगर ये रोक नहीं पाए। जहां पे आप देखिए कि चंदौसी में किस प्रकार से 50-50 लाख के नोटिस दिए गए किसानों को, उनको पेट्रोल डीजल नहीं देने की बात को लिखकर टांग दिया गया पेट्रोल पंप में। सीआरपीसी के सेक्शन 149 के नोटिस पहुंचे हैं उनको। तो ये किसने किया और क्यों किया? ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। और आदित्यनाथ इस बात को समझ ले कि वो कुछ भी करे मगर किसान को रोक नहीं सकेंगे। मैं ये बात क्यों कहती हूं? क्योंकि टारगेट पे है राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन जो उत्तर प्रदेश से वहां पे है। वो टारगेट इसलिए करे जा रहे हैं ताकि उनको दबाया जाए और सुई को फिर से घुमाया जाए पंजाब के किसानों की तरफ। और ये फेल कर दिया बाबा महेंद्र टिकैत के बेटे राकेश टिकैत ने अपने नेतृत्व क्षमता को दिखाकर। क्योंकि बाबा महेंद्र टिकैत सेक्युलर होते थे। नरेश पंत जी को ये बता दूं कि जब मंच से उनके मन से हर हर महादेव का नारा लगता था तो पब्लिक कहती थी अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, आप जिनसे लड़ रहे हैं वो आपके वोटर हैं, वो आपके साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बता रही हूं, लेकिन वो सेक्युलर भी है, वो किसान है। और जो किसान होता है वो दंगाई नहीं हो सकता, जो दंगाई है वो किसान नहीं हो सकता। उसे भ्रमित करने की बातें ना करें। जो किसानों के कानून है आज भी मुद्दा वहीं का वहीं है। काले कानून, इन काले कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। नरेश पंत जी तो अधिवक्ता है। नरेश जी जवाब देना चाह रहे हैं सुजाता जी। 20 खामियों में से 18 खामियां सरकार भी मान रही है, उन्हें बदलने को तैयार है। तो क्या ये नहीं दिखता इनको कि ये त्रुटिपूर्ण है और इसको किया जाना चाहिए? बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला एक भी शब्द। पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो जी में आप बोलिएगा। आप देखिए कि किस प्रकार से पूरे मूवमेंट को खालिस्तानी कौन बता रहा था? भारतीय जनता पार्टी। और नवंबर में दीप सिद्धू सामने आया था जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनका खेल हो गया खत्म, इनके षड्यंत्र हो गए समाप्त, इनके सारे हथकंडे हो गए फेल। और ये किसानों को नहीं हरा सकेंगे, इनको पीछे हटना पड़ेगा। किसान आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो तो वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है। ये तो मात्र एक और ऑब्स्टिकल था रास्ते में, जिस तरह ये पहले करते रहे आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, और अब ये वाला कारनामा कर दिया। मगर इससे जो शर्मसार हुए हैं हम सब, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे लोकतंत्र में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार। और किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की। सुजाता जी आइए नरेश पंत जी से जवाब ले लेते हैं। नरेश पंत जी, सुजाता जी कह रही हैं कि किसानों को किसी ने नहीं भड़काया है, उल्टे सरकार ने जो किसानों का दमन किया है इसकी वजह से ये आंदोलन इस तरह अब तक चल रहा है। और खास तौर से वो कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका है, ट्रैक्टरों को तेल तक नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे नरेश जी? देखिए, ये इस वक्त वक्ताओं के पास तो बोलने का बहुत कुछ मसाला होता है। जी जी, मैं वक्ता नहीं हूं, न किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई जी कि देश के लिए जो साजिश की गई जी, सरकार को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया हत्या के साथ जी। अगर सरकार को नहीं हिला सकते हो तो राफेल ले आओ, वहीं बात शुरू करो। मतलब कुछ न कुछ किसी तरह से गवर्नमेंट को डिसेबल करो। सुजाता जी मैं आपको मौका दूंगा नरेश जी को जी। अपने मुद्दों पर जी दबी रहे जी। लेकिन सरकार ने इस वक्त बहुत चालाकी से विपक्ष को बिना पानी की मछली बना दिया। ओके, कि आप तड़पिए जी, देखिए जी। क्योंकि आपका विरोध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। आपको सत्ता से बाहर रहने की आदत नहीं है, आपको सत्ता में चिपके रहने की आदत है जी। और आज जब आप सत्ता से अलग हो गए तो आप कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं जी। अच्छा नरेश जी, एक सवाल आपने इन्हें जवाब दे दिया है। सरकार ने ये अच्छी तरह से भांप लिया है जी। और ये जान लिया है
नरेश पंत जी, आप कानून के अधिवक्ता हैं, कानून के बड़े जानकार हैं। एक सवाल मेरा भी है आपसे कि अब किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, बहुत सारे किसान नेताओं के खिलाफ, और पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, तो क्या अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? जी, मैंने आपको बताया कि मछली बिना पानी के चलेगी। अब अच्छा, पानी नहीं मिलेगा मछली को, तरस तरस के मरेगी। अच्छा 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 अच्छा, ये हाल होगा। जी जी, क्योंकि इनको माफ नहीं किया जा सकता। जी जी इन्होंने जी, जो कल तांडव 26 जनवरी को देश की राजनीति, जब तक तो पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान के ऊपर लगी हुई थी, जी, आपने उस हिंदुस्तान के माथे पे एक ऐसा कलंक लगाया है कि आने वाला इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन नरेश पंत जी, जो झंडा फहराने वाला दीप सिद्धू था, वो उसके बहुत सारे फोटो मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पता नहीं वो कैसे कैसे पीएम के साथ भी फोटो खिंचा लेता है, सन्नी देओल के साथ भी रहता है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। मैं कहता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, बिल्कुल, वो आदमी और ये भीड़ तंत्र जो लेके चले थे, जी, माफी के लायक नहीं है। इनको कड़ी से कड़ी सजा। बिल्कुल नरेश जी, आपकी बात आ गई, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ अच्छा, सुजाता पॉल जी कोई क्विक रिस्पांस करना चाह रही है, फिर मैं बीजेपी नेता धजे खारी के पास जाऊंगा। सुजाता जी, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल सही कह रही है, जो देश के गद्दार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने गद्दारी करी है वो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो देश की सुरक्षा को संभाल नहीं सकते। वो देश को सुरक्षित क्या रखेंगे जब दिल्ली को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की? किसकी जिम्मेदारी थी कि हाई सिक्योरिटी जोन, हाई सिक्योरिटी डे वाले दिन, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस वाले दिन इस प्रकार से भीड़ तंत्र घुस जाता दिल्ली में? किसकी बात कर रहे हैं? ये सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं, दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता। जिन्होंने झंडा वहां पे फहराया जाके, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग इन्हें करनी चाहिए। विपक्ष की बात कर रहे हैं, अपनी उस सरकार के बारे में बात नहीं करेंगे जिनके तहत पुलिस आती है, जिनके तहत एनआईयू आती है, जो पाकिस्तान के 200 ट्विटर हैंडल्स पे नजर रखे हुए थी, मगर दीप सिद्धू जो है उनकी नाक के नीचे से बख्श हो जाता है। उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल सुजाता जी, आपने सही कहा, लेकिन अभी हम चलते हैं बीजेपी नेता धजे खारी के पास। धजे जी, क्या आपको अंदाज़ा नहीं था कि जब इनपुट पहले से थे खुफिया एजेंसीज के कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या आप इसको प्रशासन की विफलता नहीं मानते हैं? क्या ये कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं था कि क्या कानून व्यवस्था संभालना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों ऐसा हुआ धजे जी? प्रशासन ने जी अपने इंतजाम पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा करके, सर्वे वेल्ड करके, उन्होंने अपना एक पूरा जाल बनाकर सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन ट्रैक्टर की टक्कर मार मारकर बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम किया गया। उन उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन के जवानों को, सेना के जवानों को जी लाठी डंडों से, रोड और सरियों से पीटने का काम किया, क्योंकि पुलिस प्रशासन के हमारे जवानों ने, क्योंकि वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग नहीं की जी, और तलवारबाजी लेकर, नंगी तलवारें लेकर के उनके ऊपर प्रहार किया गया जी। ये कहते हैं कि ये लोग जो है ना, पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर है। नहीं, वो नहीं चाहते थे कि देश के किसानों के ऊपर प्रहार किया जाए, लेकिन किसानों के रूप में वो उपद्रवी आए। वो खालिस्तानी आतंकवादी कहूंगा मैं उन लोगों को, जिन्होंने देश को शर्मसार करने का काम किया। पूरी दुनिया के आगे देश को शर्मसार किया गया। अच्छा, खारी जी, सुजाता जी कुछ तो ये लोग जो रही हैं जी, सुजाता जी को सुन लेते हैं। किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में वो क्यों किसानों को रोक रही थी? क्यों नहीं जाने दे रही थी दिल्ली के बॉर्डर पे? और याद रखिएगा, आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं, ये जय जय किसान, जय संविधान, जय किसान, जय संविधान, लगातार किसान और जय किसान के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा पूरे
पुलिस पर बिल्कुल के माध्यम से आइए हम जैद अंसारी के पास चलेंगे जो दिल्ली को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं चीजों को। भी नदियों का बिल्कुल बिल्कुल धैर्य जी, सुजाता जी, आइए जैद अंसारी के पास चलते हैं। जी धैर्य जी, सुजाता जी प्लीज। हुआ है जवाब शाम को दीजिए, भारतीय किसान यूनियन क्या किसान के कहेंगे? ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, जवाब लेकिन तभी तो देंगे, सुनने की मात्रा नहीं है आपके अंदर, सुनने किसानों के की बीच में उपद्रव सुजाता जी, सुजाता जी का काम किया है। हो रही थी हम कि पुलिस के ऊपर किसी ने लाठियां बरसी थी। आप वहां पे सेंट्रल फोर्सेस को डिस्टर्ब कर सकते थे, पैरामिलिट्री को आज जो बताया के पास इंटेलिजेंस के इनपुट थे, क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं दिल्ली की घेराबंदी करी, करी कैसे धैर्य जी सरकार प्लीज। जानती है ऐसा होने सुजाता जी, मुझे जैद अंसारी के पास जाना होगा। वो जी जी क्योंकि जवाब नहीं है आपके पास। सुजाता जी, मुझे जैद अंसारी के पास जाना होगा। धैर्य जी, जैद अंसारी के पास चलते हैं, उनसे कुछ जानते हैं। अच्छा जैद, आपने जैसे आज रिपोर्टिंग की है, आप आंदोलनकारियों के बीच भी गए हैं, तो क्या मुकदमा दर्ज होने के बाद जो ये मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलनकारियों पर, उन पर क्या, उनका क्या माहौल है मुकदमे दर्ज होने के बाद? क्या किसानों का क्या कहना है, और क्या कोई डर का माहौल है वहां पर? जैद आप मुझे सुन पा रहे हैं? म्यूट पे है लगता है। जैद आपका माइक म्यूट लग रहा है। जैद अपने माइक को अनम्यूट करें पहले। जी सुन पा रहे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एफआईआर जो दर्ज हुई है, तो उसके बाद क्या माहौल है वहां पर? कैसा मुकदमे दर्ज होने के बाद जो किसान नेता हैं वो अपने कैंपों में मौजूद हैं, या कोई डर का माहौल है, या क्या भूमिगत हो गए किसान नेता? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने कैंपों में मौजूद है, बिल्कुल बॉर्डरों पे तने हुए, वापस वे शांतिपूर्वक अपने बॉर्डर पे जाकर के बैठ चुके हैं। उनके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है किसी चीज का, क्योंकि किसान नेताओं का यही कहना है कि वो किस चीज से डरेंगे या किस चीज से खौफ खा करके यहाँ से चले जाएंगे, कि जब जो आंदोलनकारी थे वो सीधे अपनी परेड करके सीधे शांतिपूर्वक अपने बॉर्डर पर आकर बैठ गए, तो मुकदमा दर्ज होगा उन देशद्रोहियों के हो गए, जो जिनके साथ मुकदमा दर्ज होगा, जिन्होंने वहां पर प्रदर्शन में जो भी उल्लंघन किया है, जो ये हिंसा छेड़ी है, उन्हों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसमें किसानों का कोई हाथ ही नहीं है, उन्हों का साफ कहना हुआ बॉर्डर पर डटे हुए है बिल्कुल। और खारिजी से मैं बताना चाहूंगा, खारिजी अभी कह रहे थे कि वहां पर डंडे, रोड, तलवारें जो चलाई गई है, वो मतलब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वो कौन लोग हैं, वे देशद्रोही कहूंगा उन्हें। तो खारिजी को बताना चाहूंगा, वो भी कुछ अगर जानकारी उन्हें भी मिली होगी कि वो भी बीजेपी के ही कुछ सदस्यों में बताया जा रहा है, जो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, जिन्होंने झंडा फहराया लाल किले पे और जो हुड़दंग मचा रहे थे। और साथ साथ वो अगर खारिजी जैद अंसारी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। खारिजी जवाब दें। खारिजी कार्यकर्ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। ये देश के भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सरकार को अपमानित करने का काम किया जा रहा है इनके द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है कल। हमारे यहाँ के विधायक ने भी, माननीय नंद किशोर गुर्जर ने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, लाल किला पर झंडा जिसने फहराया उसके खिलाफ उसे फांसी होनी चाहिए। ये वक्तव्य उनका है। और आप कह रहे थे दिल्ली की नाक के नीचे से, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से भागा कैसे, ये बताइए खारिजी। नहीं आप दिल्ली की पुलिस जो है वो कह रही है कि वो नजर रखे हुए है पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पे, और नाक के नीचे से ये भाग जाता है, जगह जगह से जाके फेसबुक लाइव करके भाग जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताया गया उन पर तलवारें चलाई गई, नंगी तलवारें घुमाई गई, क्या वो आपको नहीं दिखाई दे? हम तो कह रहे हैं उन्हें अरेस्ट करिए। सेवा में लगे अगर जो दिल्ली के अंदर गए वो आने वाले थे। किसान अरेस्ट क्यों नहीं हुए? अगर तलवार चलाने, डंडे चलाने वाले किसान थे तो वहीं रुके रहे, अरेस्ट क्यों नहीं किया दिल्ली पुलिस ने? क्योंकि किसान उस टाइम नहीं चला रहे थे, वो कुछ अलग ही थे जो तलवार डंडे चलाए जिन्होंने।
किसान चलिए, शांतिपूर्वक वोट बिल्कुल देकर बिल्कुल क्यों बैठ गए वापस? जैद इतना आसान नहीं होता है इन सवालों का जवाब देना, बड़े मुश्किल सवाल हैं। अभी तो खारिजी कह रहे हैं खालिस्तानी है, लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं देशभक्त हैं। अब ये भी समझना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि किसको खालिस्तानी जी कहें। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, किसान हमारे भाई हैं। कुछ जी कहना शिवा चाहती हूँ। जी देखिए, ये हिंदू महासभा, अगर हिम्मत है तो सुन लीजिए, हिम्मत है तो सुन लीजिए। हिंदू महासभा जो है इनके सिस्टर थे, और हिंदू सभा की जो ये पंचायत है ना, ये ऐसे ही करती है। जब देश के पहले आतंकवादी की, महात्मा गांधी की हत्या करी थी, जिसकी ये भक्ति करते हैं, उस नथुराम गोडसे को इन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था, उसका खतना कराया, उसके हाथ पे नाम गुदवाया कुछ और, ताकि वो किसी और समुदाय का लगे। इसलिए किया था इन्होंने, ताकि उससे हाथ धो बैठे और ये कहे कि जी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वैसे ही तो कर रहे हैं आज ये दीप सिद्धू के साथ। दीप सिद्धू को तैयार करके ये इस तरह से उसको लाए हैं, और फिर उसके बाद अब कह रहे हमारा तो कोई लेना देना नहीं। अरे अगर लेना देना नहीं है तो दिल्ली पुलिस से पूछिए कि उन्होंने जिस किसान संगठन से बात करके जिन किसानों को परमिशन दी थी, क्या उन्होंने जो ट्रैक्टर परेड है अपने अपने स्थान से करके अपने गंतव्य पे वापस नहीं पहुंचे? तो उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जो दिल्ली के अंदर घुसा है, वो दिल्ली के अंदर कैसे घुसा? उसे कोई परमिशन नहीं थी, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? और प्रिवेंटिव अरेस्ट पहले होना चाहिए। आप पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स को देख रहे हैं, आपकी नाक के नीचे कोई इस तरह का कृत्य करता है, आपसे उसे अरेस्ट नहीं किया जाता। हमारे गृह मंत्री को कोई अधिकार नहीं रह गया है कि वे गृह मंत्री बने रहे। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, वरना उनको हटाया जाना चाहिए। खारिजी भी कह रहे हैं अपने अपनी पार्टी का स्टैंड है, वो तो ज़रूरी है सबका। लेकिन तुम्हें पर्सनली क्या लगता है वहाँ पर जो मतलब किसान वापस लौट रहे थे, आप रात 12 बजे तक रोड पर रहे हैं, तो आपको क्या लगा वहाँ किसानों से बात करके? क्या किसान वाकई हिंसा और दंगा करना चाह रहे थे? नहीं सर, किसानों का कहना मैंने ये रात भी बताया था, और किसानों से कुछ बातचीत भी हुई थी उस टाइम। मैंने आपकी भी बातचीत उस टाइम डिबेट पे उस टाइम भी कराई थी, और फिर किसानों से आज भी बातचीत हुई है दिन में। लेकिन किसानों का कहना यहाँ पर एक ही बात को लेकर का था, जो कि हमने तो पूरे जो हमने शर्तें रखी थी, जिस तरीके से शांतिपूर्वक हमें परेड निकालना चाहते थे, उसी तरीके से शांतिपूर्वक जाकर के उसी तरीके से आए। लेकिन जो ये हुड़दंग मचाया है, ये हिंसा छिड़ी है, या जिसने छेड़ी है, या जो इसके करने वाला था, वो हमसे लेन देन नहीं है, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। कृषि मंत्री के सॉरी माफी चाहूंगा, जो किसान नेता वो भी यही बोल रहे हैं, और सारे किसानों का भी कहना यही है। अच्छा, आज जैद एक खबर यह है कि कुछ किसान जो आंदोलन से अलग हुए हैं, दो धड़े किसान के, भारतीय किसान यूनियन भानु के नाम से एक गुट है, और वीएम सिंह, दो किसान नेता इस आंदोलन से अलग हुए हैं। तो इसके बाद आपकी किसानों से बात हुई है, उनका क्या कहना है इसको लेकर? कि उस बारे में बात हुई थी सर, लेकिन उस बारे में ये वो अलग हुए, उन्होंने कुछ वार्ता आपस में करनी है कुछ समय के लिए, इसलिए उन्होंने कहा है कुछ मीटिंग करनी है, तो ही वे अलग हुए थे। बाकी इस बात की अभी पूरी तरीके से पुष्टि भी नहीं की गई है, और अभी तक कोई बात खुल के साफ नहीं हुई है। हालांकि यहाँ ये है, जो भी कल हिंसा हुई थी, जो भी लेकर के अभी दिल्ली में यही साफ स्पष्ट हुआ है, इसमें दिल्ली में हुए हिंसा की जांच करेगी एसआईटी, क्राइम ब्रांच बनाएगी एसआईटी। बिल्कुल जी। अच्छा, नरेश पंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं किसी भी वक्ता की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल नरेश जी, आप मेरे साथ फोनों पे जुड़े हैं, अगर आप फोनों पर ना होते तो सबकी सुन पाते। अब तो आप मेरी सुनिए और जवाब दीजिए, आपको पूरी सुनने को मिलेगी प्रोग्राम के बाद। मुझे ये बताइए नरेश जी, आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, इतना सारा आपका अनुभव है, तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी है थोड़ी बहुत, या सीधे किसान ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि जब इनपुट इस तरह के मिले हुए थे कि 26 जनवरी को इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेने वाले कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस प्रशासन, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि हाई सिक्योरिटी जोन में जाके एक आदमी, वो कोई भी हो, वो लाल किले पे चढ़ जाता है और हमारी सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो देखते रहते हैं? तो इसे कहीं प्रशासनिक विफलता भी मानते हैं आप या नहीं? विफलता इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ जी। उसका कारण ये है, त्यागी साहब, जी जी, अगर सख्ती की जाती जी, तो
किसानों के आंदोलन को कुचल दिया गया। ओके, तो फिर मुकदमे दर्ज करने से क्या फायदा होगा? अगर सख्ती नहीं करनी है तो ये जो FIR आज दर्ज हुई है, इनसे क्या फायदा होगा? उनको संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट उनका विरोध करने का था, उसकी पूरी छूट दी गई। ओके, अगर उसकी छूट नहीं दी जाती तो सरकार तानाशाह होती। ऐसा है ना जी, आगे कुआं पीछे खाई। ओके, अगर दबा दिया जाता आंदोलन तो जी, और अगर उनको ये वोट दिया गया है और उस रूट से अगर भटक कर जी, भाग कर जी, लाल किले तक पहुंच जाते हैं जी, है, तो उस पर कहा जाता है कि सुरक्षा पे चूक हुई। तो आप इसे सुरक्षा चूक बिल्कुल नहीं मानते हैं, आप कह रहे हैं सीधे किसानों ने अराजकता की है। अराजकता पूरी तरह से किसान और लाल झंडे वाले आजादी के आंदोलन के टाइम पर कभी तिरंगा नहीं उठाया। वो लोग तो अभी पार्टियां आग लगाकर पानी के लिए दौड़ रही है। जी, आग तो लगा दी, जी, अब जी, पानी के लिए कुआं ढूंढ रही है कि जी, कैसे इस आग में अपने दामन को बचाया जाए। जी, वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। जी, जी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की शक्ल देख के, किसी की पोस्ट देख के, किसी का ओहदा देखकर। लेकिन पंत जी, आप कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन जब प्रशासन अंदर जाने से नहीं रोक रहा है, लाल किले पे चढ़ने से नहीं रोक रहा है? तो आपको लगता है कि इनको गिरफ्तार करेंगे ये लोग? देखिए, मैंने पिछले बार आपसे कहा था जी, आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। ओके, सरकार लिखा था जी, मैंने एक ट्वीट करके लिखा था, ट्वीट करके पढ़ा था कि मोदी जी 300+ आपको सीटें जनता ने दिया, मटर छीलने के लिए नहीं दिए गए आपको। बिल्कुल, आप लीजिए इनके खिलाफ। सरकार को मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त सख्त जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मेरे पास इस वक्त शब्द नहीं है, इतने गुस्से में हूं मैं। कल 26 जनवरी के बाद में इतने गुस्से में हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बस मैं ये कहूंगा कि इनको चुन कर सजा दी। ठीक है, बिल्कुल। सुजाता जी, आप कुछ रेस्पॉन्स करना चाह रही हैं? मैं फिर खारी जी के पास जाऊंगा। जी, उनको बता दीजिए कि धमकियों से नहीं चलता देश। ये लोग अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, उससे चलता है। ये अधिवक्ता है, ये नहीं जानते कि अगर लोकतंत्र में अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उन फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट करती है। क्या जब उन्होंने ये कहा कि हमारे किसान भाइयों को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, ये कह रहे हैं कि उन्हें दबाया जाना चाहिए क्योंकि मोदी जी को 300 सीटें मिली है। अरे ये 300 सीटें जो है ना, 1.5 सीट बन के रह जाएगी, ये भूल गए हैं। अगर हाथ आया जिन्होंने वोट देकर इन्हें यहां तक पहुंचाया है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को समझना संभालना आसान नहीं है। आसानी से नहीं मिली थी हमें आजादी, आसानी से नहीं मिला हमें ये लोकतंत्र। और इनके जैसे लोग, पंत जी जैसे लोग धजिया उड़ाना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को। चाहते हैं कोई तानाशाही करे और जबरदस्ती करे, दबाए आवाज। इन्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए, जबकि ये अधिवक्ता है। इनका काम है कि संविधान की रक्षा करे, संविधान की कसम खाए और संविधान के हिसाब से चले। परंतु मैं एक चीज बता दूं, अगर आज मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही, इनमें भी वोटर है। भाई प्रचंड बहुमत कैसे बन गई? प्रचंड बहुमत कैसे बन गई? ये पहले कह रहे थे ना मुट्ठी भर है, अब बताइए ये मुट्ठी भर दिख रहे हैं कितने किसान? मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त बात कर रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पे या दिल्ली के अंदर जो हुआ वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं था। कि जो बॉर्डर पे हुआ वो था। लेकिन उसके अलावा भी बता दूं कि और भी ट्रैक्टर रैलीज निकली थी। आपको पता है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी छोटी छोटी ट्रैक्टर रैलीज निकली थी। उसके अलावा पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में
हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ सब जगह ट्रैक्टर रैलियां निकली थी। क्या बात कर रहे हैं ये देश की आवाज है। देश से उलझोगे तो डूब जाओगे, अगर टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। और ये सरकार ये समझ रही है, इसीलिए हल्का हाथ रख रही है, जबकि ये षड्यंत्र पूरी तरह रच रही है, उसमें भी ये फेल हो रही है। सुजाता जी, मुझे खारिजी के पास जाना होगा। खारिजी, आखिरी सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये प्रशासनिक विफलता भी है या सिर्फ किसानों की उग्रता है? क्या मानते हैं खारिजी? प्रशासनिक विफलता मैं नहीं मान सकता। अच्छा, मतलब कोई भी आदमी जाए लाल किले पे चढ़ जाए और प्रशासनिक विफलता नहीं मानते हैं आप? ये किसानों का आंदोलन था, किसानों को परेड करने की अनुमति दी गई थी किसी शर्तों के आधार पर, लेकिन शर्तों का खुला उल्लंघन किया गया जी। और जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है जी, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। और सरकार से मेरी भी ये मांग है कि उनके पक्ष पे कठोर कानूनी कार्रवाई के दायरे में सजा दी जाए। सुजाता पॉल जी भी कर रही हैं, नरेश पंत जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन सजा देगा कौन? जब कुछ आपके जो पुलिस है उनके सामने झंडा लगा के भी आदमी भाग जाता है। निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम करेगा और उन लोगों को चिन्हित करके सजा होनी चाहिए, वो भी सजा बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समझिए कि जैद अब आपके पीछे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दिल्ली पूरी तरह से रवानगी के मूड में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस तरह के जो हालात थे वो कल के हालात थे, कल ही खत्म हो गए। तो अगर आप देख रहे हो जैद, आपने जो रिपोर्टिंग करके आज आइडिया लिया है, आप आंदोलन की जगह भी गए, तो आपको क्या लग रहा है कि जो आंदोलन है वो इन मुकदमों के बाद कम होगा, ज्यादा होगा, खत्म होगा या चलता रहेगा? जैद सर ये जो मुकदमे हो रहे हैं या फिर जो मुकदमे दर्ज करने के आदेश निर्देश दिए गए हैं, जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो धाराएं लिखी गई है, जो 395 धारा डकैती, 397, 120 भी आपराधिक साजिश की सजा, अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की जाएगी दिल्ली पुलिस के आदेश। ठीक है सर, तो इसमें इस सब को देखते हुए सभी को इस समय पूरे देश को मालूम है, हर एक खबर का मालूम है, पल पल की खबरें पूरा देश देखता है, सबको मालूम है। और इसी तरीके से किसानों को भी हर बॉर्डर पे मालूम है, हाँ ऐसे मुकदमा दर्ज हुआ, इस धारा में हुआ, ये भी, लेकिन उस चीज से किसानों के चेहरे पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो सर इसमें कहना तो अभी स्पष्ट नहीं होगा कि मतलब कि इससे कोई फर्क पड़ेगा आंदोलन पर। जी नहीं पड़ेगा बिल्कुल आंदोलन पर इससे कोई फर्क अभी। जी जी। सुजाता जी, आखिर में मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या इन मुकदमों से आंदोलन पर कुछ फर्क पड़ सकता है या सब चीज ऐसे ही चलती रहेंगी? क्या लोग घर वापसी करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना, ये रास्ते की रुकावट है, एक और रुकावट आई, अब इसके आगे किसान चल रहा है। किसान जो है वो अपने उसको जो मछली की आंख दिख रही है वो 3 काले कानूनों को रद्द कर दो लोग अलग हो गए, वीएम सिंह भी अलग हो गए और किसान यूनियन भानु, 2 लोग अलग हो गए हैं, आंदोलन में फूट शुरू हो गई है। के बारे में भी बता दूं, जहां तक बीएन सिंह है तो उनको तो पहले ही ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी से किसान भाइयों ने अलग कर दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं आप लोगों से अलग हटके जाकर सरकार से बात करके एक अलग कानून बनवाऊंगा एमएसपी पे। ऐसे तो ये चलता नहीं, लोकतंत्र है ना, तानाशाही नहीं है। और ये पहले ही अलग हो चुके हैं। जहां तक भानु ग्रुप की बात है तो भानु ग्रुप भी पहले ही अलग हो गया। ये तो नैरेटिव एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इस वक्त चला रही है, क्योंकि इसको दोबारा से लाना है ताकि वो दिखा सके कि भाई कोई अलग हुआ, कोई टूटा फूटा। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्फिल्ट्रेटर भेजे थे ना, वो सारे टूट कर अपने आप हटेंगे, वो सामने आएंगे, नहीं वो दिखाई देंगे। तो सुजाता जी, नरेश पंत जी, सुजाता जी और खारी जी, मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जो डिबेट मैंने रखा था तो उसका मुझे अलग अलग नज़रिया है सबका, और मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ अभी, अगर मैं अपने रिपोर्टर्स और सुजाता जी की बात सुनूं तो बिल्कुल अलग बन के आ रहा है। आंदोलन जो था वो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई हल नहीं निकल रहा है। लेकिन नरेश पंत जी का कहना यह है, खारी जी का कहना यह है कि अब मुकदमे दर्ज हो गए हैं, इनको कड़ी सजा मिलेगी और किसान आंदोलन में फूट भी पड़ गई है, तो अब नहीं लगता है कि बहुत लंबा आंदोलन चलने वाला है। जी जी सुजाता जी, 30 सेकंड। अगर मुकदमा चल रहा है
तो उससे आंदोलन कैसे रुक जाएगा? आंदोलन यानी कि ये खुद मान रहे हैं कि केसेस दर्ज करे जा रहे हैं दबाव की राजनीति करने की, ताकि आंदोलन टूटे। लेकिन मैं तो यही बात शुरू से कह रही हूँ, ये तरह षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ नहीं काम आएगा, पीछे हट जाइए अपनी सरकार को। और जो समर्थन कर रहे हैं उनका पंत जी, उन पंत जी को कहिए कि अपनी पार्टी को जाके बता दें। पंत जी 30 सेकंड में बस एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। पंत जी, चलता रहेगा। जो ये कल की घटना हुई है और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इसके बाद आंदोलन की जो और 2 लोग अलग भी हो गए हैं, वीएम सिंह और किसान यूनियन भानु, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है कल की घटना से इस पूरे आंदोलन पर? जी, तो कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है क्या पंत जी, जो आग लगाने वाले हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके जेल भेज दिया जाए और सीधे सीधे बात हो जाए? जी, एमिकेबल सेटलमेंट होगा, चाहे सरकार चुके चाहे किसान जी जी जी, आग लगाने वाले न हो। नहीं, बस पंत जी मेरा एक छोटा सा सवाल, अगर 10 सेकंड में जवाब दे पाए, क्या कोई हमारी जो एजेंसीज हैं, इतनी काबिल एजेंसीज हैं, लगाने वाले ये इन्हें आग लगाने वाले को आइडेंटिफाई करके कुछ इन पे कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती हैं क्या पंत जी? तो रोकता कौन है? जी बिल्कुल। इस किसान आंदोलन जो ये भारत माता की ये माथे पर 26 जनवरी को काला तिलक लगाया है, ये काला तिलक इनके सर पर लगाया जाना चाहिए, किसी और के सर पर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नरेश पंत जी, सुजाता जी, हम सब लोग इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कि जिसने जो भी इस तरह की हिंसा फैलाई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो और किसी भी तरह के लोग हों, चाहे वो कोई हो। इस पर सुजाता पॉल जी भी इत्तेफाक रख रही हैं, अजय खारी जी भी कह रहे हैं, धजय खारी जी कह रहे हैं कि नहीं, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पंत जी भी कह रहे हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, और मैं मानता हूं पर्सनली कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है, क्योंकि इतनी हाई सिक्योरिटी में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी किस तरह के हाथों में है। लेकिन फिर भी अभी देखिए आगे होता है क्या। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए, बहुत धन्यवाद।